हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर अर्थ क्यूब से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं वो सभी करेंगे। यहाँ पर हम पूर्वावलोकन करते हैं। हमारा पूर्वावलोकन ज्योग्राफी और हिंदी चल रहा है इस समय। ठीक है, हमने साइंस ख़त्म कर दिया है, जाके पूर्वावलोकन प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज यहाँ पर हम पूरा ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी हमारा ये यहाँ पे देखिए, हम ज्योग्राफी इस तरह करते हैं। फिगर रहता है, हर एक क्वेश्चन का फिगर रहता है। फिगर के हिसाब से हम पूर्वावलोकन करते हैं। ठीक है, तो पूर्वावलोकन आप समझ गए होंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए हैं पीसीएस के थ्रू, या बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, या अदर कोई भी पीसीएस हो, सभी में हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को लाइक कर देंगे बस, क्योंकि हमें थोड़ा सा मेहनत लगता है पीपीटी बनाना, इसके बाद ये आपको डायग्राम भी यहाँ पर पेस्ट करना। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स जो होता है, टेक्टोनिक्स, ठीक है, का सिद्धांत 1967 में एच हेस ने दिया था। पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। तो बताइए कौन सा आपका इसमें सही है। वीडियो पॉज करिए, इसके बाद बताइए कौन सा आपका सही है। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए इसको बताइए कौन सा आपका सही है। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें आपका पहला वाला गलत है। देखिए गलत क्यों है, 1967 लिखा गया है, 1960, और यहाँ पर एच हेस ने नहीं दिया था। किसने दिया था इसमें, इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को किसने दिया था? एक विल्सन वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, विल्सन थे। विल्सन के बाद कौन थे? मॉर्गन थे, मॉर्गन भी थे, पार्कर भी थे, याद रखिएगा, पार्कर भी थे, तो मैकेंजी हेरी, कई थे, तो जिन्होंने दिया था 1960 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है प्लेट विवर्तन सिद्धांत समुद्र तल के विसरण। अब देखिए जो पहले क्या, समुद्र तल का जो तल है था वो एक चट्टान दूसरी चट्टान से अलग हुई, या एक चट्टान दूसरे चट्टान के नीचे आई, तो यही तो सिद्धांत था। तो वही प्लेट विवर्तन का सिद्धांत विसरण पर आधारित है। मतलब प्लेटें एक दूसरे के इधर जा रही हैं या बाहर जा रही हैं, तो इसी से तो वो ये दूसरा सही है। तो इसमें आपका कौन सही है? पहला तो असत्य है, दूसरा सत्य है। तो याद रखिएगा यहाँ पे डी वाला आंसर हो जाएगा। 1960 में विल्सन, मॉर्गन, पार्कर इन्होंने दिया था, और ये दूसरा वाला आपका एकदम सही है। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं इसमें डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जेंट क्या होता है। तो डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है? अपसारी, अपसारी याद रखिएगा, हिंदी में इसको अपसारी कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर डाइवर्जेंट, इसी पूरे बेस, आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा हम आपको समझा देंगे। आज के बाद भूकंप आपको भूलेगा नहीं। डाइवर्जेंट लिखा गया है, डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है? जब दो चट्टानें, ये सब भूकंप से रिलेटेड हैं, दो चट्टानें एक दूसरे से जब दूर जाती हैं, ये देखिए एक चट्टान यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए मैं यहाँ पे, एक चट्टान यहाँ दिख रहा है, एक चट्टान यहाँ दिख रहा है। अब देखिए ये चट्टान इधर दूर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो जब एक चट्टान दूर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो गैसें होती हैं, मतलब ये वो होता है, उससे निकलता थी भूकंप आता है, ज्वालामुखी। तो याद रखिए जहाँ पर भूकंप आएगा वहाँ ज्वालामुखी रहेगा ही। ठीक है, तो भूकंप ज्वालामुखी का एकदम, मतलब जो दोनों मान लीजिए भाई भाई हैं, भूकंप जहाँ वहाँ ज्वालामुखी रहता ही है। तो ये क्या है, ये ज्वालामुखी भी निकल रहा है, तो ये चट्टानें इधर जा रही इधर जा रही, इससे भी आपको भूकंप आएगा। अब देखिए ट्रांसफॉर्म मतलब जो दो प्लेट हैं वो आपका हॉरिजॉन्टली, मतलब ये पैरेलल, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है इधर, तो जो पैरेलल ये होती है तब भी आपका भूकंप आता है, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, इसको संरक्षी कहते हैं, याद रखिएगा इसको संरक्षी कहते हैं, इसको अपसारी कहते हैं, अपसारी। अब देखिए ये थर्ड वाला देखिए,
थर्ड वाला कह रहा है। इसमें देखिए एक चट्टान जो होती है ऐसे जा रही, एक चट्टान इसके नीचे आ जाती है। कौन सी चट्टान नीचे आ जाती है? मतलब जो चट्टान भारी होगी वही तो नीचे आएगी, और जो चट्टान आपका हल्का होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए भारी वाला चट्टान नीचे आ गया और ये वाला ऊपर आ गई। यहाँ भी देख ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे जब ये देखिए यहाँ पे एक कोण बनता है। ठीक है, 45 डिग्री, जो 45 डिग्री जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, उसको कहते हैं बेनी ऑफ जोन। ठीक है, बेनी ऑफ जोन बोला जाता है। जो यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बनता है वहीं पे ये उसको बेनी ऑफ जोन बोला जाता है। तो ये आपका क्या हो, कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट मतलब एक चट्टान नीचे आके धंस गई, इसके ऊपर एक चट्टान, जो नीचे कौन सी चट्टान, जो भारी चट्टान हो नीचे आ गई, जो हल्की चट्टान हो ऊपर है। तो यहाँ भी भूकंप आने का चांस रहता है और ज्वालामुखी का भी चांस रहता है ऊपर उठने का। ठीक है, तो इतना आप प्लेट विवर्तनिकी में मतलब प्लेट टेक्टोनिक में इतनी चीज़ें आप समझनी है। ठीक है, थोड़ी सी हम आपको बेसिक बताएं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए हाँ भूकंप क्या है, कैसे होगा। ठीक है, ऐसे ही भूकंप नहीं आ जाता, कुछ होती है पृथ्वी के अंदर उथल पुथल, तभी भूकंप आते हैं। ठीक है, और किसकी मजाल है कि पृथ्वी को कोई हिला सके। ठीक है, लेकिन अभी चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भूकंप के बारे में दो चीज़ और याद रख लीजिए कि देखिए इसमें भूकंप में क्या होता है, इसमें वेव दो होती है, एक प्राइमरी वेव होती है जिसको पी वेव कहते हैं, एक सेकेंडरी वेव होती है एस वेव करते हैं, और एक जो होती है सरफेस वेव होती है। सरफेस वेव कौन सी होती है, वो एल होती है एंड आर होती है। पी वाली वेव क्या होती है, प्राइमरी, जिसको प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। याद रखिएगा उसको प्राथमिक। इसमें याद रखिएगा जो प्राथमिक तरंगे होती हैं वो कौन सी होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। याद रखिएगा जो प्राथमिक तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं, उस इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल थोड़ी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और जो सेकेंडरी वेव होती है वो आपका इसको अनुदैर्घ्य बोलते हैं, अनुदैर्घ्य। अब आंतरिक क्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो होती है आपकी ये साउंड वेव के समान होती हैं। किसके समान होती हैं, साउंड वेव के समान होती हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि साउंड वेव भी अनुदैर्घ्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो पी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, एस क्या होती है, जो एस होती है एस वेव, वो उसको क्या कहते हैं, तो ये अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, याद रखिएगा पी तरंगे जो होती है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो याद रखिए अनुप्रस्थ लिख देते हैं, अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है आपकी, यही तरंगे होती हैं। और ये एस वाला जो देखिए एस माने क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड होता है तो सॉलिड एस माने सेकेंडरी होता है, तो एस मतलब सॉलिड भी याद रखिएगा, एस माने सॉलिड। तो यस वेव जो होती है ये द्वितीयक तरंगे जो होती है ये तरल से नहीं गुजर पाती, ये सिर्फ किससे गुजरती है, ये सॉलिड माध्यम से गुजरती हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सॉलिड, एस से सॉलिड, एस से याद रखिएगा एस से सेकेंडरी, एस से सॉलिड। तो सॉलिड से कौन, सेकेंडरी गुजरती है। प्राथमिक जो होती है सभी से, चाहे तरल हो, चाहे गैस हो, चाहे ठोस हो, सबसे ये गुजर सकती हैं, तीनों माध्यम से। ठीक है, तो ये सरफेस वेव क्या होती है, सरफेस वेव यल और आर यही सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो सरफेस वेव होती है यही सबसे ज़्यादा विनाशक होती है। क्यों विनाशक होती हैं, क्योंकि ये वेव सबसे ज़्यादा लंबा मार्ग तय करती है, सबसे ज़्यादा लंबा मार्ग। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा लंबा, जब लंबा होगी तो सबसे ज़्यादा वो मतलब वो विनाशक होगी, तो हर जगह चली जाएगी। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, इतना चीज़ जो हम बताए इतना चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है, अब बताइए। तो अभी देखिए वही हम बताएं, तो कौन कौन सी तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। अब आपको कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई। पी तरंगे सबसे पास हो सकती हैं, पी माने पास, याद रखिएगा पी मतलब पास।
तो पी तरंगे सबसे पास हो सकती हैं। अब देखिए कौन कहाँ कहाँ से, अब देखिए यहाँ पे कौन सी है, पी वेव। अब देखिए पी साइडो जोन कहाँ बनता है, ये देखिए पूछा जाता है पी साइडो जोन कहाँ बनता है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो पी साइडो जोन यहाँ से, तो ये नो डायरेक्ट, यहाँ पे पी वेव नहीं आता। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी नहीं आता। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, 105 से 145 तक पी वेव नहीं आता। अब कह रहे हैं हमने क्या पूछा, बताया था कि पी वेव सबसे गुजर सकती है। तो यहाँ देखिए जब कोर में हो जाता है, यहाँ लिक्विड होता है, आप जानते होंगे यहाँ लिक्विड होता है। अब देखिए पहले मैं ये फिगर बना देता हूँ, नहीं कि आप, ये देखिए हमारी पृथ्वी ऐसे है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी क्या होती है, ये ऊपर वाला क्या होता है, क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट होता है। इसके बाद क्या होता है, क्रस्ट के बाद मेंटल होता है। मेंटल के बाद क्या होता है, आउटर कोर होता है। आउटर के बाद इनर कोर होता है। अब देखिए क्रस्ट में कौन कौन सी तरंगें जा सकती हैं, क्रस्ट में आपका पी एंड एस दोनों जा सकती हैं। ठीक है, तो क्रस्ट में और मेंटल में, तीन दोनों में पी और एस दोनों भ्रमण कर सकती है। लेकिन जो आउटर कोर होता है, इसमें तो जो आउटर कोर होता है, तो ये सब थोड़ा लिक्विड टाइप होती है। ठीक है, तो आउटर कोर में पी तरंगे तो पास हो जाती हैं, लेकिन ये जो ये एस तरंगे होती है ये नहीं। इनर कोर में भी आपका पी तरंगे पास हो जाती हैं और एस तरंगे नहीं पास हो पाती। ठीक है, तो ये जो कोर वाला एरिया है ये थोड़ा लिक्विड होता है, तो यस वाला हमेशा लिक्विड में चलता है। तो यहाँ पे चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसे चल पाएगा, यहाँ लिक्विड है। वो यस हमेशा सॉलिड में चलता है, सॉरी अगर मैं ये लिक्विड बोल दिया हूँ, यस हमेशा सॉलिड में चलता है। और यहाँ पे हमारा लिक्विड है, तो यहाँ से यस तो जा नहीं पाएगी, सिर्फ पी वाली तरंगे जा पाएंगे। जब पी वाली तरंगे जाएंगी, अब बताइए किसी को अगर रास्ता मिल जाएगा, अब कोई जा रहा है, किसी को हाईवे वाला रास्ता मिल गया, तो ये बगल वाले जो गांव है यहाँ क्यों जाएगा। अब उसको अगर ट्रैफिक नहीं मिला, उसको पूरा खाली हो गया, तो ये बगल वाले रास्ते तो उसको जाना नहीं है, उसको जाना मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ पे क्यों जाएगा। तो उसको हाईवे, जैसे पी को हाईवे मिल गया तो पी पूरा आराम से पूरा चला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पी पूरा आराम से अपन ना चला जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पे विदाउट ट्रैफिक मिला। ये इसने लिक्विड कहा, लिक्विड यहाँ है, तो लिक्विड ने कहा कि भैया आपके पास वीज़ा है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। लेकिन यस तरंगे नहीं जा पाएंगे। कैसे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यस के पास सॉलिड वाला बीजा है, सॉलिड वाला बीजा है, तो ये तो जा ही नहीं पाएंगे। तो यस अपना इधर हो जाए। अब देखिए यस तरंगे, ये देखिए अब कहाँ पे यस, यहाँ पे है। अब देखिए यस तरंगे आ पाया नहीं, यस शैडो वेव, क्योंकि ये तो पूरा लिक्विड है, कोर आपका लिक्विड है ना, तो ये पूरा रोक ही लिया, क्योंकि आप बोल रहा है सर आपके पास वीज़ा नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो यहीं आपके रुक गया, तो ये इधर इधर चला गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, यस शैडो जोन होता है। अगर यस वेव शैडो जोन पूछे तो ये इतना पूरा होता है। तो आपका क्वेश्चन ये कि ये बनता है कि पी शैडो जोन बड़ा होता है कि यस शैडो जोन बड़ा होता है। अब आप ही बताइए, ये बड़ा है कि पी वाला बड़ा है, तो पी दोनों मिला लेंगे तब भी नहीं उतना बड़ा होगा। यस शैडो जोन आपका बड़ा होता है पी के, तो मतलब यस की छाया क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होता है पी की अपेक्षा। ठीक है, पी का छाया क्षेत्र बहुत छोटा होता है, 105 से 145 से इतना है, इतना है। और यस का इधर 105 से इधर 105 तक, ठीक है, पूरा होता है। तो यही पूछा जाता है किसका एस छाया क्षेत्र बड़ा होता है, तो यस का छाया क्षेत्र बड़ा होता है पी का। अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा हमने क्या बताया था। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है। ठीक है, तो एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। कैसे, इसका देखिए छाया क्षेत्र यहाँ है, ये उसको सॉरी इसका छाया क्षेत्र इधर है, और इसका छाया क्षेत्र ये है, इधर है, तो उसका छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। अब क्या दूसरा क्या कर रहा है, कह रहा है भूकंप लेखी भूकंप अभिकेंद्र से 105 से बाहर किसी भी दूरी पर पी और यस दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों तरंगे मिलती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़िए
यहाँ कह रहा बाहर किसी भी दूरी पर, किसी भी दूरी पर दोनों तरंगे कहाँ मिलती हैं। मान लीजिए आपका पी वाला जहाँ है वहाँ पे एस शैडो जोन बन गया, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ भी एस शैडो जोन बन गया, यहाँ ये तो मान लीजिए यहाँ यहाँ बन गया, लेकिन हर जगह दोनों मतलब बाहर किसी भी दूरी पर पी और यस दोनों तरंगे अभिलेखन करती है। तो कहाँ पे, यहाँ नहीं करेंगी, हमेशा किसी भी जो स्थान पर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे सिर्फ सिर्फ पी ही जा सकती है, यस नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पर सिर्फ पी ही इसकी अनुमति है, यस नहीं। अब यहाँ पर आया किसी भी दूरी पर, तो ये आपका गलत है। तो कौन सा सही है, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, याद रखिएगा, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। अगर कहता हाँ कहीं कहीं भी करती हैं तो सही होता है। अगर कह रहा किसी भी दूरी पर मतलब वो करती हैं तो ये गलत है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ रिंग ऑफ फायर से संबंध है, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है ये आपका बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, जंगल की आग से। तो जंगल की आग तो होगा नहीं, आप जान ही रहे हैं, तो ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया। अब आप सोचेंगे ज्वालामुखी तो हम जानते हैं फायर, तो आप दूसरा तो लगाएंगे, इसके बाद भूकंप देखेंगे भूकंप से होता कि नहीं। तो हमने आपसे क्या बताया था, ज्वालामुखी जहाँ होता है वहाँ भूकंप भी आते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका भूकंप आएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे रिंग ऑफ फायर कहाँ है, तो ये देखिए आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए मैप में लाया हूँ। अब देखिए ये कौन सा है एरिया है आपका, ये देखिए ये आपका यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, तो इधर देखिए कौन सा है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये आपका ये साउथ अमेरिका है। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ बना है, पैसिफिक, मतलब पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। अब देखिए यहीं पे रिंग ऑफ फायर बना है, कैसे, ये देखिए कितने रिड्ज हैं, मतलब कितने समुद्र में वो प्लेटें हैं जो एक दूसरे, जहाँ से ज़्यादा प्लेटें होंगी वहीं तो प्लेट इधर जाएगी, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट वहीं तो होगा। तो यहीं पे ज़्यादा प्लेटें हैं तो यहाँ पे डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट हो रहा है। इसके बाद जहाँ ये सब होगा वहीं पे ज्वालामुखी आएगा। अब देखिए साउथ अमेरिका में, सॉरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में रेनियर ये ज्वालामुखी है, ये वाला सिंबल ज्वालामुखी है। सेंट हेलेंस आगे वाले वीडियो में हमने सब बता दिया है। अल्लेसन ये देखिए ज्वालामुखी यहाँ पे है, ठीक है। किलाऊ मोनालुआ हवाई द्वीप पे इतना भयानक, किलाऊ सबसे भयानक अभी तक, अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे भयानक ज्वालामुखी किलाऊ है। तो किलाऊ मोनालुआ यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे ओसरोन है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोकस प्लेट है, नजका प्लेट बहुत बार पूछा जाता है। तो नजका प्लेट किसके किसके बीच पे, पैसिफिक प्लेट के बीच में, और इधर किसके प्लेट के बीच में, ये साउथ अमेरिका के प्लेट के बीच में नजका प्लेट पूछा जाता है। कोकस प्लेट पूछा जाता है किसके बीच में है, तो पैसिफिक प्लेट और मध्य अमेरिकी प्लेट के बीच में, पिछली बार बताए थे, ठीक है। तो यही है आपका रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो याद रखिएगा रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। अपने दिमाग में याद रख लीजिए, वही जो आपका साउथ अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया इधर है, और इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, यही सब के बीच में है, ठीक है। इतने ट्रेंच हैं, देखिए जहाँ पे ट्रेंच ज़्यादा होंगे वहीं पे आपका ज्वालामुखी होगा, वहीं पे आपका भूकंप होगा। तो आपका तीनों से संबंधित, भूकंप भी है, ज्वालामुखी है और प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा, तो आपका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक। हो सकता है आपको बहुत स्लो लग रहा होगा, लेकिन हम पूरा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला देखिए आज तक आप पढ़े होंगे रिक्टर स्केल, ठीक है, सिस्मोग्राफ, लेकिन इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब मतलब ये दोनों एक है कि अलग अलग है। तो आप आज मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। देखिए रिक्टर स्केल एक लघुगणकीय लॉगरिथम मापक्रम है, जो कह रहा है उसको हम पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में एक वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक के रूप में निरूपण करता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन ऊर्जा और परवर्ती पूर्णांक का पठन ऊर्जा 100 गुना होती है, ठीक है।
अब देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ये रिक्टर स्केल और ये सिस्मोग्राफ, मतलब सिस्मो जो लोजी होता है, सिस्मोग्राफ से नापा जाता है ना, तो ये क्या होता है, सिस्टम इसका क्या होता है। अब देखिए रिक्टर स्केल होता है, क्या होता है, रिक्टर स्केल, ठीक है, याद रखिएगा रिक्टर स्केल। और जो रिक्टर स्केल होता है, इससे क्या माना जाता है, रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड मापा जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, तो मैं दोनों लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड, ठीक है, याद रखिए मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, ठीक है। तो रिक्टर स्केल अगर पूछे तो मैग्नीट्यूड परिमाण मापा जाता है। इसकी जो यूनिट, जैसे आपका एक वो है, आप पर वो स्केल लेते हैं तो इसमें कितना ये चाहे 15 सेंटीमीटर ले ले चाहे 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना होता है, 1 से 10 होता है। 1 से 10 बताता है कि कितना रिक्टर स्केल है। अब देखिए मैग्नीट्यूड मतलब ये ऊर्जा की माप, जितना ऊर्जा उत्पन्न होती है वही, तो ऊर्जा की माप को दर्शाता है क्या, आपका रिक्टर स्केल। अब देखिए रिक्टर स्केल कैसे होता है, अब देखिए, अब उसमें क्या कहा था, 100 गुना वृद्धि होती है, ठीक है। तो उसमें आपका दिखाते हैं, आपका यहाँ पे देखिए कह रहा है 100 गुना वृद्धि होती है, तो ये गलत है। वृद्धि कितना होती है, हमेशा 32 गुना। जैसे कभी तीन, मतलब मान लीजिए एक जगह आपका कितना आया, वो एक्स आया, ठीक है, एक जगह आपका एक्स आया भूकंप, ठीक है। तो दूसरे जगह जब ऊर्जा की माप होगी, दूसरी बार आएगी, तो वो कितनी बार आएगी, 32x आएगी, ठीक है। याद रहे, एक बार अगर x आया तो दूसरी बार 32, मतलब 32 गुना आपका ज़्यादा बढ़ता है, ठीक, ऊर्जा की मात्रा, ठीक। और ये क्या होता है, जो ये मैग्नीट्यूड में क्या होता है, तो इसमें जो होता है, तो अगर जैसे हमेशा जैसे एक पर एक बोला जाता है, जैसे 6 का भूकंप आया, तो जैसे 6 के बाद अगर 10 पे अगर भूकंप आता है, 6 के बाद अगर 10, मतलब 6 के बाद अगर मान लीजिए 10 पे आता है, तो ये 10 गुना बढ़ता है। लेकिन ऊर्जा परिमाण तो 10 गुना, ऊर्जा की माप 32 गुना ऊर्जा वो होती है, ठीक है। और ये हमेशा 10 गुने के बराबर होता है, ये जो ये वाला होता है, ठीक है। इसमें तो आप समझ गए। अब देखिए भूकंप का ये, अब ये हो तो हो गया आपका। अब एक होता है रिक्टर स्केल हो गया, अब एक मर्केली स्केल हो गया, याद रखिएगा मर्केली स्केल। ये आपको समझ में आएगा। दूसरा समझिए मर्केली स्केल क्या होती है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इंटेंसिटी को मापता है, प्रभाव को मापता है, परिणाम को मापता है, ठीक है। ये कितना होता है, 1 से 12 के बीच में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कितना होता है, 1 से 12 के बीच में होता है मर्केली स्केल। तो हम अपने क्वेश्चन पे आए, अगर आपका पूछे कि मर्केली क्या होता है तो इंटेंसिटी बताएंगे, और रिक्टर क्या होता है, तो रिक्टर मैग्नीट्यूड परिमाण बताता है, याद रखिएगा परिमाण बताता है। और जो अब मर्केली होता है वो इंटेंसिटी बताता है, परिणाम बताता है, ड़ा पहले आ जाता है, माँ बाद में हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला वाला सही होगा, ये 32 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा आपका सही है। भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल में नापा, यही है भूकंप, देख लीजिए कैसे नापा जाता है, ये भी मैं आपके लिए लेते आया हूँ, किस टाइम उससे नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप होता है, ठीक है। ये कह रहा भूकंप की वो विमुक्त ऊर्जा की माप होता है, तो मैग्नीट्यूड अभी ऊर्जा हम बताएं वही होता है, इसीलिए मैं पहले पढ़ा दिया था। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम सीधे मापनों पर आधारित होते हैं, सही है। रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुना, ये देखिए हमेशा 32 गुना वृद्धि होती है, 100 गुना वृद्धि नहीं होती है। पहला वाला सही, ये भी सही, ये भी सही है, ठीक है। सीधे आयामों पर आधारित मतलब एक आएगा तो जो दूसरा आएगा तो ये 10 गुना ज़्यादा भयानक होगा, ठीक है। तो ये होता है, तो ये वाला सही है, 1 2 3। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। अब देखिए यहाँ पे तीव्रता रिक्टर दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे रिक्टर नहीं होता है। आप अगर तीव्रता की बात करें तो वो मार केली होता है। तो मार केली कैसे याद करेंगे, याद कर लीजिए, कोई चीज़ मारता है तो बहुत तीव्र मारेगा, ठीक है। किसी चीज़ को मारना हो तो बहुत तीव्र से मारिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रिक्टर स्केल, यहाँ पे तो वो मार के लिए दिया नहीं है, तो इसीलिए हम रिक्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, रिक्टर पढ़ेंगे। क्या, रिक्टर पैमाने पर होता है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल पे होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं क्या लाया हूँ, हमेशा आपसे ये पूछा जाता है फोकस कहाँ होता है और एपिसेंटर कहाँ होता है। फोकस हमेशा ज़मीन के अंदर होता है। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें आप याद रखिए। क्या याद रखेंगे, देखिए ईपी सेंटर ये हमेशा ज़मीन के ऊपर होता है। इसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र, ठीक है। और ज़मीन के नीचे क्या होता है, ये देखिए ये होता है फोकस, ठीक है। तो जब न्यूज आता है तो न्यूज में जब भूकंप आता है तो कहते हैं इसका सेंटर कहाँ था, वहाँ पे था। वो ईपी आर्थिक केंद्र कहाँ था, नेपाल में था, तो नेपाल में था, लेकिन उसके नीचे क्या था, फोकस, उसको उसके अंदर कहते हैं 300 मीटर नीचे था, ऐसे बोला जाता है। तो हाइपो सेंटर जो होता है वो हमेशा नीचे होता है। और ये एक बात ये भी रहने याद रखिएगा, जो ईपी सेंटर होता है और जो फोकस होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो ईपी सेंटर होता है और फोकस होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फोकस ये हमेशा, मान लीजिए ये फोकस है, ये ईपी सेंटर है, तो ये हमेशा 90 परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे आप याद करेंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ और याद करने वाली है, याद करने वाली क्या है, इसमें एक चीज़ ये याद करने वाली है, फोकस देखिए यहाँ भी हो सकता है F1, यहाँ भी हो सकता है F2, F3। तो अगर देखिए यहाँ मान लीजिए F1 नीचे है, यहाँ F2 है, F3 है, मान लीजिए फोकस यहाँ पर हो गया, ठीक है, फोकस यहाँ पर F3 का हो गया, तो F3 का जो मतलब आने का भूकंप तीव्रता होगी, मतलब जिसको तहस नहस करने की, ये ज़्यादा तेज़ होगी कंपेयर टू F2, कंपेयर टू F1, ठीक है। तो जितना ऊपर ये फोकस रहेगा, फोकस मान लीजिए ये यहाँ 500 मीटर नीचे है, यहाँ क्या कह रहा है कि मान लीजिए 200 है, यहाँ 100 मीटर नीचे है, तो तीव्रता जो आगे रहेगी वही तो मतलब सबसे ज़्यादा वो होगी, वो ज़्यादा भयानक होगी। तो F3 पृथ्वी ईपी सेंटर के ज़्यादा पास है, तो ये ज़्यादा खतरनाक होगी, फिर F2 होगी, फिर F1 होगी। इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। फोकस हमेशा नीचे होता है, ईपी सेंटर अधिकेंद्र हमेशा ऊपर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिस्मोमीटर मापता है। सिस्मोमीटर क्या मापता है, तो देख सिस्मोमीटर क्या मापता है, हमेशा सिस्मोमीटर हमेशा ये भूकंप मापता है, ठीक है। याद रखिएगा, सिस्मोमीटर हमेशा भूकंप मापता है। अब हृदय की गति क्या मापता है, कार्डियोग्राम, याद रखिएगा, कार्डियोग्राम यही है सिस्मोग्राफ, इसी से नापा जाता है। वायर होता है, इसके बाद ये चलता रहता है, इसके बाद जैसे भूकंप आता है ये ऐसे ऐसे ज़्यादा इससे से होगा, ज़्यादा तेज भूकंप आएगा, ठीक है। पेड़ों की ऊंचाई, पेड़ों की ऊंचाई किससे मापा जाता है, क्रेस्कोग्राफ से, ठीक है, क्रेस्कोग्राफ। तो पेड़ों की ऊंचाई क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है। हृदय की गति कार्डियोग्राम से मापा जाता है। और ये भूकंप जो होता है ये सिस्मोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए, किसी यंत्र का भूकंप तरंगों का मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, जो भूकंप तरंगों का मापन होता है वो क्या, अब देखिए इसमें कंफ्यूज करेंगे तो अब कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें क्या, सिस्मोग्राफ। तो ग्राम तो होता नहीं, स्कोप तो सिस्मोस्कोप तो होता है, मीटर सिस्मोग्राफ ही होता है ना, तो सिस्मोग्राफ ही लिखा गया यहाँ ना, तो यहाँ पे पीसीएस में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ, किसी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है, ठीक है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे।
अब देखिए सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है, तो इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं है। ठीक है, सुनामी किससे संबंधित है, जापानी भाषा से संबंधित है, जिसका क्या होता है, समुद्र से लहर उठने वाली तरंगे होता है। ठीक है, जापान के किस शहर में हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी जब उस समय हुआ था, देखिए 2010 में, तो आया था भूकंप। ठीक है, तो किस शहर में वो भूकंप आया था, तो क्या फुकुशिमा में आया था। ये बहुत बार पूछा गया, अभी भी पूछा जाता है। कब, किस सन में आया था, 11 मार्च 2011 को आया था। याद रखिएगा 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा में भूकंप आया था। ठीक है, 11 मार्च 2011 में। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है, तो देखिए भूकंप का कारण हमेशा प्लेट टेक्टोनिक ही होता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, भूकंप का कारण क्या होता है, हमेशा प्लेट टेक्टोनिक भी होता है। उत्तर पश्चिम प्रदेश मतलब ये जानते किसकी बात कर रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप के। मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा, सही नहीं बनेगा तो उसके लिए सॉरी, ये हमेशा अब ये देखिए ये इसकी बात कर रहा है कि हमारा ये जो भाग होता है इसकी भाग कर रहा है। तो ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम प्रदेश ग्रहणशील है, मतलब भूकंप में ज़्यादा मतलब ये सेंसिटिव है। तो इसका क्या कारण है, अब देखिए जब हमारा वो प्लेट टूटा था, मतलब यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना प्लेट। ठीक है, तो ये गोंडवाना प्लेट इधर और इधर, तो हमारा अफ्रीका से ये भारत टूटा, तो हमारा भारत ये यूरेशियन प्लेट से आके टकरा गया। तब कोई चीज़ जब परमामेंटली तो जुड़ा नहीं है, ये मतलब जोड़ा गया है, आके टकरा गया है, तो ये पूरा अभी भी क्या रहा, ये हमारा जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है ये अभी भी उत्तर की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है। तो जब जा रहा है तो कुछ तो हलचल होगी ही ज़मीन में। तो यही सिस्टम बता रहा है कि क्यों हम वो उत्तर ये पश्चिम वाला क्षेत्र, अब यहाँ जितना हलचल होगी यहाँ साउथ में थोड़ी उतना हलचल होगी जितना इस साइड होगी। तो यही पूछा था, ये सेंसिटिव जोन हो जाता है इसीलिए भूकंप का। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक क्यों, क्योंकि यूरेशियन प्लेट से हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्लेट है वो जाके टकराता है। ठीक है, भारतीय प्लेट इसमें जाके टकराता है, अभी भी बाहर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, यही आपका कहना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है। ठीक है, अब एक बार फिर बता दीजिए, जो रिक्टर से मापा जाता है, रिक्टर से। ठीक है, रिक्टर से क्या मतलब मैग्नीट्यूड, और अगर मरकेली पूछे, मरकेली से तो इंटेंसिटी पर, इसका ये परिमाण होता है, और ये तीव्रता, तीव्रता अगर पूछे तो मरकेली से, और परिमाण किसके होता है, रिक्टर से। एक बार फिर बता दीजिए, तो ये वही क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो वही बताइए, पृथ्वी की सतह का पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ फोकस है, हम कह रहे थे 90 डिग्री बनेगा, ये देखिए इधर बना, ये इधर बना, तो 90 डिग्री बना कि नहीं, 90 डिग्री बना कि नहीं, तो ठीक है, तो 90 डिग्री ये बना तो ये बना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईपी सेंटर। तो आपका यहीं पे रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मिक वेव। अब जब ये आपका ये धरती जब फटती है उसको फॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ईपी सेंटर पे रिकॉर्ड, ईपी सेंटर मतलब अधिकेंद्र होता है। ठीक है, तो अधिकेंद्र पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। आर ओ में आया है, कभी फोकस दे देते हैं। ठीक है, ये फोकस, फोकस अभी फोकस मत याद करिएगा, अभिकेंद्र ईपी सेंटर ऊपर होता है, फोकस हमेशा नीचे होता है, याद रखिएगा, ईपी सेंटर ऊपर, फोकस नीचे होता है। ये देखिए पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है क्या कहलाता है। अब देखिए वही क्वेश्चन है, जो पृथ्वी की सतह का वह भाग जो भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है वो अधिकेंद्र बोला जाता है, उसको अधिकेंद्र ईपी सेंटर बोला जाता है।
कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? पिछली बार भी क्वेश्चन आया, जो पिछला वीडियो में बताएं वहाँ भी आया है और यहाँ भी। ठीक है, तो चलिए क्या कोकस प्लेट कैसे, अब देखिए वीडियो पॉज करके बताइए। अब देखिए यहाँ पे लगा है कोकस प्लेट, और ठीक, ये देखिए कोकस प्लेट लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, पैसिफिक राइज, ठीक, इस पैसिफिक प्लेट मतलब, ठीक है, तो ये पैसिफिक प्लेट है। और ये कौन सा है, ये आपका मध्य अमेरिका है। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका नहीं है, ये मध्य अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, उधर नॉर्थ अमेरिका पड़ जाता है। तो मध्य अमेरिका और पैसिफिक प्लेट, ये है पैसिफिक प्लेट और ये मध्य अमेरिका के बीच में क्या है, कोकस प्लेट। तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में कोकस प्लेट पड़ता है। देखिए पैसिफिक प्लेट मतलब प्रशांत प्लेट और ये मध्य अमेरिका के बीच में कोकस प्लेट पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे पूछा गया है नजका प्लेट। अब देखिए ये क्या है, साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में नजका। तो मैं नजका क्यों लाया, कि हो सकता है आपकी यहाँ पूछा था कोकस हो, पूछ लेता नजका प्लेट किसके मध्य है। तो नजका प्लेट किसके बीच में, ये साउथ अमेरिकन प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट के बीच में नजका प्लेट है, याद रखिएगा। ठीक है, नजका प्लेट किसके में, ये पैसिफिक प्लेट और ये साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में नजका प्लेट है। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो बताइए किस महाद्वीप में देशों की संख्या अधिक, मतलब कहने, अब देखिए ये क्या दिया है, अफ्रीका, तो अफ्रीका मैंने इसीलिए ला दिया। ठीक है, अब देखिए अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं। अब पूछेंगे कितने देश हैं, तो अफ्रीका में 54 देश हैं, 54 देश हैं। अब पूछेंगे यूरोप में कितने हैं, 49 देश हैं। याद रखिएगा यूरोप में ज़्यादा देश हैं, एशिया में कम देश हैं, 48, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि यूरोप एशिया तो बड़ा है, इसमें बड़ा देश, यहाँ के जो देश हैं उनका एरिया बड़ा है, यहाँ यूरोप में जो देश हैं वो छोटे छोटे हैं, तभी ज़्यादा बड़े देश हैं। अफ्रीका में बहुत छोटे छोटे देश हैं, इसलिए ये तो बड़ा ही अफ्रीका पहली बात। ठीक है, तो और इसमें 54 देश भी हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं, ये नॉर्थ अमेरिका अगर पूछा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में कितने देश हैं, 23 देश हैं। उत्तरी अमेरिका में अब आप सोचेंगे उत्तरी अमेरिका में से 2 ही देश दिखते हैं, एक अमेरिका दिखता है, एक कनाडा, एक मैक्सिको, वो 3 ही देश दिखते हैं, अमेरिका कनाडा मैक्सिको नहीं, उसके नीचे देखेंगे कई देश वो आ जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका में कम देश हैं, 12 देश हैं। ठीक है, ओशनिया में कितने देश हैं, ओशिनिया, तो ओशिनिया में कितने देश हैं, 14 देश हैं। ठीक है, ओशिनिया मतलब जहाँ आपका न्यूजीलैंड है और वो ऑस्ट्रेलिया है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया है मान लीजिए और ये न्यूजीलैंड है, तो यहाँ सब पूरा मिला के ये भी मिला के कितना 14 देश हो गए। तो इन साउथ अमेरिका ज़्यादा तो ओशिनिया में देश हैं, साउथ अमेरिका में जो देश हैं सब बड़े बड़े हैं और ओशिनिया में तो छोटे छोटे टापू जैसे हैं, उसको देश भी मान लिया जाता है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो बताइए किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो किस में, अफ्रीका में। कितने, 54 देश हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं, कितना, 54 देश हैं। अपने एशिया में कितने देश हैं, तो अपने एशिया में 48, याद रखिएगा। हमसे ज़्यादा तो यूरोप में कितना, 49 है। अब देखिए ये क्वेश्चन, कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो महाद्वीप कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा, आप सोचेंगे एशिया कहाँ गया इसमें। ठीक है, तो एशिया आपका इसमें नहीं है, तो एशिया के बाद कौन सा आ जाता है आपका, एशिया के बाद अफ्रीका आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अफ्रीका है, तो याद रखिएगा एशिया के बाद अफ्रीका। अभी मैं पूरा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अफ्रीका, अफ्रीका में कितने देश हैं, 54 देश हैं। यूरोप में कितने देश हैं, 49 देश हैं। अपने एशिया में 48 देश हैं। उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं, तो उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। ओशनिया में 14 देश हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आ गया है कौन सा देश कौन किस पे बड़ा। आप देखिए पहले सबसे बड़ा एशिया ये है। ठीक है,
एशिया के बाद अफ्रीका दूसरे नंबर पे आ गया, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे आ गया, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ गया, पाँचवें पे अंटार्कटिका आ गया, ठीक है। छठवें पे कौन सा आ गया, यूरोप आ गया, ठीक है। और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो सातों कॉन्टिनेंट देख लीजिए, पहला एशिया है, इतना बड़ा पूरा है। दूसरा अफ्रीका है, तो एशिया से अफ्रीका आएंगे, अफ्रीका से हम फिर जाएंगे अमेरिका, अमेरिका फिर जाएंगे, फिर कहेंगे साउथ अमेरिका भी घूम लेते हैं, साउथ अमेरिका घूमने के बाद बर्फ़ में चले जाते हैं अंटार्कटिका, इसके बाद यूरोप 6 पे, ऑस्ट्रेलिया 7। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप, अगर पूछा जाए सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए हमने पूरा आपको मैप के थ्रू करवा दिए, एक बार हम फिर देख लेते हैं, आपको फिर नहीं बोलेगा। तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम ये लिखेंगे एशिया, दूसरे पे क्या लिखेंगे अफ्रीका, तीसरे पे क्या लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका ना, हो गया। और पाँचवें पे हम क्या लिखेंगे, पाँचवें पे हम लिखेंगे अंटार्कटिका, छठवें पे यूरोप, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, ठीक है। ओशिनिया जो पूरा होता है यहाँ पे, ये भी मिला लिया जाता है, ये छोटे छोटे ये भी मिला लिया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप पहले कौन सा है, तो पहले आपका एशिया तो है नहीं, तो पहले 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे लाइए, कौन सा 3, इसमें 3 पहले कैसे आएगा, तो डी में है 3 और कहीं है ही नहीं है, तो 3 है। इसके बाद 4 है, पहले अफ्रीका है ना, तो इसके बाद दक्षिण अमेरिका है, ये मतलब पहले, तो दूसरे, फिर यूरोप तीसरे, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, तो ऑस्ट्रेलिया दूसरा, यही होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो पहले क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का अवरोही, मतलब जो बड़ा होगा उससे छोटे से करना है। तो ये देखिए कौन सा है, एशिया पहले आएगा, ठीक है। तो एशिया पहले आएगा, तो एशिया देखिए इसी में है एशिया, और क्षेत्रफल पूछा है, तो किसमें 2017 में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था। तो एशिया के बाद अफ्रीका पहले आएंगे, फिर यहाँ 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 आएंगे, फिर यहाँ, एकदम अपने आप को एज्यूम करिए, पहले एक बार आँख बंद करके सोचिए, एक बार हम एशिया में जाएंगे, उसके बाद तुरंत नीचे आएंगे अफ्रीका, फिर तुरंत ऊपर जाएंगे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर तुरंत नीचे जाएंगे, ऐसे जिग जैग में, ऐसे जाके जिग जैग बनाऊँ, जिग जैग, देखिए जिग जैग बनाता हूँ, ये वाला कलम, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, ठीक है, फिर एक यहाँ, फिर एक, फिर एक यहाँ। देखिए एशिया से अफ्रीका, अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका से फिर साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आपका सही हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए महाद्वीप मतलब ऑस्ट्रेलिया दिया, ओशिनिया तो दिया नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। तो इसमें हम सोचे ये तो सबको पता होगा, ये भी देख लेते हैं। तनामी डेजर्ट पूछे, तनामी डेजर्ट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। सिम्सन डेजर्ट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में। सैंडी डेजर्ट, लिटिल सैंडी, ग्रेट सैंडी, लिटिल सैंडी, सब ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। स्टोनी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गिब्सन और सिम्सन, तो गिब्सन और सिम्सन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सैंडी, तनामी, तो याद रखिए ग्रेट सैंडी, तनामी, ये दोनों क्या हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, सैंडी और तनामी हस्बैंड वाइफ हैं, उनके 2 बच्चे गिब्सन डिजर्ट, सिम्सन, तो इनके 2 बच्चे हुए गिब्सन और सिम्सन। अब ग्रेट विक्टोरिया कौन है, तो इसी ये गिब्सन जो है
ये गिब्सन ये लड़का है, तो इनका एक छोटी सी लड़की हो गई विक्टोरिया, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सैंडी और तनामी ये दोनों हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे गिब्सन सिप्सन, और गिब्सन का बच्चा विक्टोरिया बच्ची आ गई, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। अब देखिए सबसे छोटा महाद्वीप वही, तनामी जेडर सैंडी, तो गिब्सन सिप्सन बच्चे, विक्टोरिया उनकी छोटी सी लड़की। अब देखिए विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं, तो विश्व के सबसे दो छोटे महाद्वीप कौन से हैं, एक हम क्या बताए थे, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, उसके 6वें नंबर पे, ये 6 नंबर पे, इसकी रैंक 6 थी। तो पहले कौन थी, एशिया, याद रखिएगा, अफ्रीका, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके बाद आपका कौन सा जाएगा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद ये यूरोप आ जाएगा, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया जिसको बोला जाता है, तो ये 6 नंबर पे आता था और 7वें पे ये आता था। तो आपका ऑस्ट्रेलिया और यूरोप सबसे छोटे हैं। सबसे ये हमने ये इसको क्यों लाया है, आप पूछेंगे इस मैप को क्यों लाया, तो इस मैप को हमने इसलिए लाया है कि इस्टोनिया, लथाविया और लिथुआनिया ये तीनों याद कर लीजिए। अब अगर कब पूछ लिए गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ है, तो गल्फ ऑफ बोथनिया स्विट्जरलैंड फिनलैंड के बीच में जो है यही है गल्फ ऑफ बोथनिया। तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है इस्टोनिया, लथाविया, लिथुआनिया, यही पूछा जाता है, अरेंज करना है तो नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो। तो EST LAT लथाविया और लिथुआनिया, तो ऐसे याद करिए। जो छोटे बच्चे होते हैं धूल उल में उनको क्या कहा जाता है, लेथेर लिए, ठीक है, तो लथाविया ये नीचे है, तो नीचे ज़मीन पे है मान लीजिए, तो लिथाविया लथे लिए, लटाविया, ठीक है, और इस्टोनिया, ठीक है। तो इस्टोनिया कैसे हो याद करेंगे, हमेशा सूर्य ईस्ट से निकलता है, तो ईस्ट कहाँ होता है, हमेशा ईस्ट, मतलब सूर्य हम भगवान हमेशा ऊपर ही होते हैं। तो इस्टोनिया, लटाविया, लथाविया ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं भूलेगा, नहीं तो बार बार भूल जाएगा, ठीक है। सिसली ये इटली में वो एक ज्वालामुखी पढ़ाया था, जाके पढ़ लीजिए उसको, ठीक है, एकदम मैप से ज्वालामुखी हमने पूरा क्लियर करवा दिया था। प्लीज़ अगर आप पूरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमको ये सब PPT बनाने में बहुत टाइम लगता है, आपके लिए ही बनाता हूँ। अब शेयर कर दीजिए, इस समय आप शेयर नहीं करते हैं। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र पर अपने प्रतिशत आरोही क्रम में लिखिए, तो मतलब कह रहे हैं कि जो भूमि है तो वो प्रतिशत किसका सबसे ज़्यादा है और किसका सबसे कम है। अब देखिए किसका सबसे ज़्यादा है, तो एशिया का सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ एशिया तो दिया नहीं है। इसके बाद किसका ज़्यादा था, तो एशिया के बाद हम क्या आए थे, जिगजैग में अफ्रीका आए थे, ठीक है, तो अफ्रीका लिख दी। इसके बाद उत्तरी अमेरिका गए थे, हाँ उत्तरी अमेरिका गए थे। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका आए थे, हाँ। इसके बाद अंटार्कटिका आए थे, लेकिन है ही नहीं इसमें। फिर यूरोप चले गए थे, हाँ। बस देखिए कितना आराम से हो जा रहा है। अब देखिए प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है किस में, अब आप सोचेंगे एशिया बड़ा है तो एशिया में प्रति व्यक्ति भूमि ज़्यादा होगी। अब एक घर में मान लीजिए 100 बीघा खेत है और उस घर में रहते हैं 50 लोग, एक घर में 50 बीघा खेत है, ठीक है, और उस घर में रहते हैं 10 लोग, तो किनको ज़्यादा मिलेगा, डिवाइड करिए 100 भागे 50 और 50 भागे 10, ये दूसरा वाला है आपका, ये वाला ये, ठीक है, तो ये 5-5 बीघा लोग को मिल जाएगा, एक लोग को 5 बीघा, ये कितना मिलेगा, एक लोग का 2 बीघा। तो यहाँ पे ज़मीन भले ज़्यादा लेकिन यहाँ रहते भी ज़्यादा हैं एशिया में ना। और ऑस्ट्रेलिया में किसी के पास 500 बीघा ज़मीन है, वो तो कोई वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी लाइफ में पूरी ज़मीन ही नहीं देख पाते, क्योंकि इतनी ज़मीन है वो अकेले कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो लेकिन वहाँ मशीनें ज़्यादा हैं तो वो वहाँ 500, 600, 1000 बीघा लोगों के पास ज़मीन है, ठीक है। यहाँ तो 1000 बीघा शायद किसी के पास होगा, शायद ही, ठीक है।
तो ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिभुक्त व्यक्ति भूमि सबसे ज़्यादा है। तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अब ग्रेट सैंडी, ग्रेट तनामी डेजर्ट, दोनों पति पत्नी, इनके बच्चे गिब्सन सिम्पसन, इनकी लड़की विक्टोरिया आ गई, ठीक है। तो याद रखिए, आँख बंद करके सोचिए, पहले तनामी है, उसके बगल में आपका सैंडी है, सैंडी के नीचे दो बच्चे आ गए, गिब्सन आ गई और सिम्पसन आ गई, सिम्पसन की भी एक बच्ची आ गई विक्टोरिया। तो ब्लड रिलेशन वाला चीज़ बना लीजिए, ठीक है। ब्लड रिलेशन से बना लेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए, महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला पूछ रहा है कि ये मान लीजिए आपका पूरा गांव है, आपका पूरा मोहल्ला गांव कुछ भी होगा, किसका घर सबसे, कुछ लोग का घर बहुत दूर में बना होगा, बड़े में बना होगा, और किसी का घर बहुत ऊंचा बना होगा, एकदम बड़ी बिल्डिंग बना दिया होगा, 5-6 तल्ले का बना दिया होगा बिल्डिंग, और कोई पूरा हाथा वाला बना दिया होगा। तो किसका, ये पूछ रहा है जो बड़ी वाली बिल्डिंग बनाया है किसका है, पूरे में सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी है। तो ये मत आर्टिफिशियल बिल्डिंग जो हम सब बनाते हैं वो सब मत करिएगा, नेचुरल बिल्डिंग, भगवान ने किसको सबसे ज़्यादा बिल्डिंग बनाई, तो अंटार्कटिका। तो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है, अंटार्कटिका। इससे इनके घर से चढ़ के आप अंटार्कटिका के सबके घर को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका, ठीक है। सबसे अधिक माध्य ऊंचाई वाला है दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका, ठीक है। तो याद रखिएगा यही सही है, ठीक है। तो सबसे माध्य ऊंचाई वाला अंटार्कटिका। आईएएस में क्वेश्चन आया है 1995, तो आप में भी आ सकता है। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है जो ये आपका आईएएस का क्वेश्चन है 99, अभी देखिए मैं कितने आराम से आपको करवा दूंगा, आपको सोचेंगे इतना आराम से आईएएस का क्वेश्चन, देखिए इतने सिंपल तरीके से। ये आपका क्या दिख रहा है, ये तो आपको दिख रहा है इंडीज पर्वत, ठीक है। इतना बड़ा तो इंडीज पर्वत ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका इंडीज पर्वत है, ठीक है, तो इंडीज हो गया। अब देखिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आपका बचा 50-50। अब देखिए 50-50 में क्या, ये दूसरा क्या होता है, ठीक है। दूसरा मान लीजिए आपको नहीं पता है, ठीक है। ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा मान लीजिए नहीं पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, दूसरा, ठीक है। तो इंडीज के बाद दूसरा, पहला तो हो गया आपका, दूसरा आ रहे हैं, दूसरा। तो यहीं पे तो आपका क्या है, ये अमेजन बेसिन है। बेसिन तो अमेजन वाला, जैसे यहीं से तो सब वो अमेजन बढ़िया नदी निकल रही, जंगल वंगल यही है। तो ये गुयाना थोड़ी होगा, गुयाना तो तीसरे पे है, तो ये भी आपका कट गया, ठीक है। अब हमारा यही बचा, तो यही आंसर हो गया। पूरा देख लेते हैं, तीसरे पे क्या है, तीसरा हमारा कर रहा है गुयाना, तो ऊपर गुयाना ही है, ठीक है। अब गुयाना उच्च भूमि अमेजन बेसिन, ठीक है। तो अमेजन बेसिन कहाँ है, यहाँ है अमेजन बेसिन, क्योंकि ऐसे ऐसे सब नदी निकल रही ना, ऐसे ऐसे यहाँ से आती है 3 नदी, तो अमेजन बेसिन यहाँ है। तो एंडीज, फिर ब्राज़ीलियन शील्ड, ब्राज़ीलियन शील्ड यहीं है। इसके बाद आपका ये गुयाना उच्च भूमि, इसके बाद कैसे आप देखेंगे, यहाँ देखिए। अब देखिए ये क्या है यहाँ, तो ये ब्राज़ीलियन शील्ड यहाँ है। अब क्या कर रहा है गुयाना, तो गुयाना, ये देखिए गुयाना यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा था आपका, एंडीज वाला है, पहले एंडीज वाला थी, ये तो आपको जानते ही होंगे, ठीक है। इसमें एंडीज कह रहा था, इसके बाद क्या कह रहा था आपका ब्राज़ीलियन अमेजन बेसिन। तो ये देखिए क्वेश्चन देखते हैं कहाँ है, हाँ एंडीज हो गया, इसके बाद ब्राज़ीलियन शील्ड दूसरा, ये ब्राज़ीलियन शील्ड हो गया। इसके बाद गुयाना हो गया, यहाँ पे गुयाना ऊपर है, तो ऊपर गुयाना हम लगा दिए। अमेजन बेसिन, ये देखिए अमेजन बेसिन यही है, ये देखिए यही अमेजन बेसिन है, ये अमेजन बेसिन है। तो मतलब ये सिंपल ही क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित है, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 31-36 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है।
कह रहे हैं एटलस पर्वत कहाँ है, गुयेना उच्चभूमि, अकोंगुआ द्रोणी कहाँ पे है। तो वीडियो पॉज करके आप बताइए कहाँ पे हो सकता है। तो एविसिनी पठार कहाँ पे है, पूर्वी अफ्रीका में है। तो पूर्वी अफ्रीका कहाँ है, यहाँ पे है। तो पूर्वी अफ्रीका यहीं पे है एविसिनी पठार, ठीक है। तो एविसिनी पठार कहाँ पे है आपका, पूर्वी में, यह और अब लिखा गया है। तो पूर्वी अफ्रीका, ठीक है। एविसिनी पठार पूर्वी अफ्रीका। एटलस कहाँ है, तो एटलस जहाँ मोरक्को है वहाँ पे रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे एटलस पड़ता है मोरक्को के पास। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। तो हाँ ये एकदम सही कर रहा है, देश का नाम नहीं दिया है लेकिन बता दिया है। अब देखिए अफ्रीका ये है, अब यही तो है उत्तर पश्चिम, ये देखिए उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका यही है। तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका कौन सा आपका, यही है एटलस पर्वत। गुयेना उच्च भूमि, तो गुयेना उच्च भूमि कहाँ है, उत्तरी दक्षिण अमेरिका। तो अभी तो हम गुयेना पढ़ा रहे थे आपको, जो IAS में आया था, ये भी IAS में आया है। देखिए रिपीट कहाँ नहीं होता, ये देखिए गुयेना यही उच्च भूमि है। ये देखिए ये गुयेना उच्च भूमि है। तो इसमें उसमें क्या लिखा है, गुयेना क्या है, उत्तरी, मतलब यहाँ लिखा गया उत्तरी दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, अफ्रीका लिखा गया है। तो गुयेना उच्च भूमि यहाँ पे होना चाहिए उत्तरी दक्षिणी अमेरिका। अब पूछेंगे ये कैसे, अभी मैं बताता हूँ। अमेरिका, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, उत्तर भाग में है गुयेना, ठीक है। अब ये पूरा जो कितना है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो वही तो है वह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। तो इसका होना चाहिए उत्तरी दक्षिणी अमेरिका इसका। तो अकोंगोवा द्रोणी, अकोंगोवा द्रोणी, तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहीं पे आपका हो गया ओकांगबोआ द्रोणी, ठीक है। ओकांगबोआ द्रोणी, तो यहाँ है ओकांगबोआ द्रोणी है। इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ठीक है। इसको ये कहेंगे ओकांगबोआ द्रोणी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित किस महाद्वीप में संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी भाग सर्वाधिक है। तो कहाँ पे मैदानी भाग सर्वाधिक है ये बताना है आपको। ये चैप्टर मतलब थोड़ा सा टफ था लेकिन हमने कितना अच्छे से करवा दिया, ठीक है। तो ये यूरोप में, ठीक है, याद रखिएगा यूरोप में मैदानी भाग सबसे अधिक है। जब मूवी बनती है तो वो जब हीरो हीरोइन ये डांस मैदान में, पूरा मैदानी तो रहता है, तो वहाँ पे डांस होता है। तो यूरोप, ठीक है, याद रखिएगा यूरोप में सबसे अधिक है। एक बार फिर मैं देखवा देता हूँ, इस्टोनिया, लताविया, लथवानिया, यही याद रखिएगा। गल्फ ऑफ भूतिया अगर पूछे तो यहाँ पे है। बाल्टिक सी इसको कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बाल्टिक सी, ठीक है। इंग्लिश चैनल को कौन कौन, ये फ्रांस और अफ्रीका, ये इंग्लैंड, इंग्लिश चैनल के बीच में मतलब बॉर्डर बनाता है, ठीक है, जल वाला बॉर्डर। तो ये यूरोप, ठीक है यार। ये बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अकांगुआ कहाँ है, अकांगुआ, तो अकांगुआ आपका कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका नहीं ऐसे बना है, ऐसे ऐसे, तो यही अकांगुआ यहीं पे है, ठीक है। तो अकांगुआ किसकी श्रेणी है, ये आपका अकांगुआ उसकी आपका इंडीज की, ठीक है। तो अकांगुआ कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। अब कह रहा मेसेटा, मेसेटा कहाँ पे है, ये यूरोप में है मेसेटा। सेरेनगेटी मैदान, तो सेरेनगेटी मैदान कहाँ पे है, सेरेनगेटी मैदान अफ्रीका में है, ठीक है, सेरेनगेटी मैदान अफ्रीका में। अब देखिए गिब्सन डेजर्ट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो देखिए आपको दो चीज़ पता होगा, अकांगुआ दक्षिण अमेरिका पता होगा, गिब्सन पता होगा। तो डी का पहला, ठीक है, और आपका अकांगुआ ए का चौथा, तो ए का चौथा डी का पहला, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। और क्या मेसेटा का यूरोप में, तो ए का तीसरा, ये में दो बी का तीसरा होता है,
तो बी का डी वाला सही। ठीक है, तो याद रखिएगा मेसेटा कहाँ पे है। मेसेटा आपका यूरोप में है। सेरेनगेटी मैदान ये अफ्रीका में है। सेरेनगेटी मैदान अफ्रीका में है, याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। सेरेनगेटी मैदान तो अफ्रीका में है। ये देखिए, कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो अफ्रीका में तो गुयाना अभी हम बता रहे थे, तो गुयाना कहाँ पे था, तो ये तो आपका दक्षिण अमेरिका में था ना गुयाना। या यहाँ पे देखिए गुयाना यहाँ पे लिखा गया ना, गुयाना यहाँ पे ब्राज़ील वेनेजुएला के बगल में गुयाना है। तो गुयाना से बहुत सवाल आ जाता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। गुयाना आपका स्थित नहीं है, याद रखिए गुयाना आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित, वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। और ये सब गिनी गिनाऊ बेसू गैबोन से, तो मकर रेखा आपका गैबोन से ही पास होती थी। ये देखिए कहाँ गया है, अच्छा कैप्रिकॉर्न है ये। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे ये जो इक्वेटर है, इक्वाडोर से, फिर कोलंबिया से, फिर ये ब्राज़ील से। तो इसके बाद जब वहाँ जाती थी अफ्रीका में, तो वो गैबोन में ही इंटर करती थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें थोड़ा सा समय लगता है इसको पीपीटी बनाने में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।